स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे हैं यूनिट 4 का पार्ट 7 और इसमें हम डिस्कशन करेंगे इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस, सेक्शन 31 ऑफ CGST एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग इसका क्या मीनिंग है या इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कैसे टैक्स इनवॉइस को डिफाइन किया गया है। साथ ही इसके टाइप्स, 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स आपके सिलेबस में दिए हैं, डेबिट, क्रेडिट नोट और वाउचर। तो इन तीनों को हम डिस्कशन करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले वाले जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में हमने इनवॉइस ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, बट एक बार वापस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, थोड़ा सा बेस को लेके चलेंगे तो क्लियर रहेगा। तो इनवॉइस का कॉन्सेप्ट कह लो, मीनिंग कह लो या इंट्रोडक्शन कह लो, इतना तो आपको अभी तक समझ में आ गया कि इनवॉइस का मतलब क्या होता है। एक तरीके का इनवॉइस कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट होता है। मैं टैक्स इनवॉइस के बारे में जीएसटी के पैरेलल्स में नहीं बात कर रही हूँ, नॉर्मल इनवॉइस के बारे में बात कर रही हूँ। तो नॉर्मल जो इनवॉइस होता है वो एक कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सेलर के द्वारा दिया जाता है, बायर को दिया जाता है, जिसमें जो भी ट्रेडिंग हुई है या जो भी उन्होंने सामान बायर को दिया हुआ है, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी दी हुई उसके बारे में चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। मतलब उसकी क्वांटिटी लिखा होता है, कितना आइटम सोल्ड किया है, उसमें ये लिखा होता है किस डेट को शिपमेंट हुई है, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को डिलीवर कराया गया है, क्या प्राइजेज़ हैं, कोई डिस्काउंट दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें डिलीवरी से रिलेटेड, पेमेंट टर्म्स से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन इनवॉइस में होती है। लेकिन अगर अब इसको हम गाइस जो भी मैं आपको भी हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन आपकी इंग्लिश में लिखी हुई हैं। तो ये तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, कॉपी पेन से इसको पेन डाउन ज़रूर कर लेना, नोट कर लेना। ये वाला कंसेप्ट पूरा सारा कुछ स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा। तो ज़रूरी है आपको कि एक्सप्लेनेशन पता होना, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेनेशन पता है, अगर आप ये लाइन टू लाइन जो वर्ड टू वर्ड यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है अगर आप ये नहीं भी लिखते हो, बट आपको अगर हिंदी में याद है, सारी चीज़ें पता हैं, तो आप उसको इंग्लिश में अपने आप से बना के लिख सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं फोकस कर रही हूँ इसलिए एक्सप्लेनेशन पे। तो ये अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया जीएसटी के बारे, इनवॉइस के बारे में कि सेलर और बायर को दिया जाता है, ये सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। आप यहाँ से इस चीज़ को एक बार रीड कर लेना, क्योंकि रीड करके मैं वापस टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो इनवॉइस अंडर जीएसटी क्या है? इनवॉइस अंडर जीएसटी मतलब जीएसटी के रिजीम में इनवॉइस को या टैक्स इनवॉइस को रेफ़र किया गया हुआ है सेक्शन 31 CGST एक्ट 2017 के अंदर में। मतलब कि इनवॉइस, ये जो शब्द है, इनवॉइस कह लो या टैक्स इनवॉइस शब्द कह लो, ये शब्द CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 के अंतर्गत, क्योंकि अमेंडमेंट होता रहता है, तो अभी जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये सेक्शन 31 के अंतर्गत में इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस के डेफिनेशन के बारे में दिया है। और इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि दिस सेक्शन मैंडेट्स द इशुएंस ऑफ इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। इनवॉइस कह लो या बिल ऑफ सप्लाई। बिल माने क्या होता है? वो बिल जो कि आप प्राप्त करते हो, वो रिसीट कह लो, बिल कह लो, इनवॉइस कह लो। तो बिल ऑफ सप्लाई, सप्लाई आप क्या करते हो? सप्लाई आप किसी गुड्स या सर्विसेज की करते हो, तो उसका डिटेल इसमें लिखा रहता है। फॉर एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हर बार जब भी आप माने कि रजिस्टर्ड जो जीएसटी का रजिस्टर्ड सप्लायर है, जब भी वो गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करता है तो वो इशू करता है इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई को इशू करता है। साथ ही इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस नीड टू इशू इनवॉइस। इसका मतलब इसको मैंने बुलेट पॉइंट में दे दिया हुआ है, आप चाहो तो इस तरीके से एग्जाम में भी लिख सकते हो। थोड़ा सा समझने में भी आसान रहता है, लिखने में भी आसान रहता है। प्लस अगर आप एग्ज़ाम में अगर लिख रहे हो तो सपोज, तो ये तो अच्छा है ना कि ये इतनी लाइन सपोज करो आपने एग्ज़ाम में लिखा है ऐसे पॉइंट्स में, तो आपका 1.5 लाइन में, मतलब 1 लाइन ये पूरा और हाफ लाइन में ये भर जाएगा। तो इतनी लाइन आप छोड़ करके नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे, तो ऐसे आपके थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी क्लियर भी रहता है, पेजेस भी कवर हो जाते हैं। देखो एक दो चीज़ हमेशा मैं ये क्यों बोलती हूँ कि पेजेस कवर हो जाते हैं, क्योंकि काशी विद्यापीठ हो गई या यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारे जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, तो इनमें ये देखते हैं कि स्टूडेंट ने कितना कवर किया हुआ है, कितने पेजेस में उनको आंसर लिखे हुए हैं। तो 4 पेजेस तो एटलीस्ट आपको लॉन्ग में लिखने पड़ते हैं। तो आप ऐसे कुछ ट्रिक्स और टैक्स अपना करके आप पेजेस को कवर कर सकते हो। तो क्योंकि इसमें सेक्शन वाइज है, बहुत सारी चीज़ों आप एलाबोरेट भी नहीं कर सकते हो, 2-2 3-3 लाइन के डेफिनेशन होते हैं, आप उनमें कितना खींचोगे उसको। तो these are the some tricks or tactics which you can adopt. So next one is कि it is not necessary that only a person supplying goods or service needs to issue invoice। मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ वही पर्सन जो कि गुड्स की सप्लाई कर रहा है या सर्विस की सप्लाई कर रहा है वही सिर्फ वही इनवॉइस को इशू कर सकता है। इनवॉइस तो सभी को इशू करना चाहिए, मतलब कि नॉर्मल जो शॉपकीपर हैं उनको भी इशू करना चाहिए इनवॉइस। अभी क्या है कि द जीएसटी लॉ मैंडेट्स दैट एनी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब हर कोई रजिस्टर्ड पर्सन बाइंग
गुड्स और सर्विसेज जो कि बाय कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, नीड्स टू इशू अ पेमेंट वाउचर एज वेल एज टैक्स इनवॉइस। मतलब कि ये पूरा दोनों लाइन को मिला लो कि सिर्फ उन्हीं को इन्वॉइस इशू नहीं करना, मतलब सिर्फ वही लोग इन्वॉइस इशू नहीं करते हैं जो कि सिर्फ सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज को। जीएसटी का लॉ ये भी कहता है कि कोई अगर रजिस्टर्ड पर्सन है वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी वो सामान दे रहा है तो ऐसी स्थिति में पेमेंट वाउचर और उसको टैक्स इन्वॉइस जनरेट करके देना होता है। नेक्स्ट है कि द टाइप ऑफ इन्वॉइस टू बी इशूड डिपेंड अपॉन द कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग द सप्लाई। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। सपोज करो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स सप्लाई कर रहा है एक दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आपको बिल देगा, ठीक है, मतलब ये आपको जो भी पूरा इन्वॉइस देगा ये इनको देगा, मतलब इनको देगा, ये 1 है, ये पार्टी 2 पार्टी है, तो पार्टी 1 ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, तो ये आपको बिल देगा सेकंड पार्टी को और अपने आउटवर्ड लायबिलिटी को कम करने के लिए ये आईटीसी क्लेम करेगा। ये सपोज करो कोई 1 पर्सन का नाम है, तो इन्होंने अपना आईटीसी क्लेम कर लिया, अपने आउटवर्ड लायबिलिटी को कम कर दिया। अब इन्होंने जो खरीदा हुआ है अगर ये किसी थर्ड पर्सन को बेचते हैं तो ये क्योंकि रजिस्टर्ड हैं तो ये भी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जो इन्होंने इनको दिया हुआ है, किनको, गवर्नमेंट के सामने जीएसटी पोर्टल में जा करके। तो इसीलिए जो ये इन्वॉइस है तो इन्वॉइस का इस्तेमाल ये भी करेंगे, इन्वॉइस का इस्तेमाल ये भी कर सकते हैं। ये तो हुआ रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड के कंडीशन में। बट सपोज करो कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड पर्सन को भी सप्लाई मतलब प्रोवाइड करना होगा, क्या, पेमेंट वाउचर करना होगा या टैक्स इनवॉइस देना होगा। मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को हर हालत में, चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सामान दे रहा है चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन को सामान दे रहा है, उन्हें पेमेंट वाउचर, टैक्स इनवॉइस ये सब जनरेट करके देना होता है। फिर आगे क्या है कि द टाइप ऑफ इन्वॉइस टू बी इशू डिपेंड्स अपॉन द कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग द सप्लाई। डिपेंड करता है कि किस तरीके का इन्वॉइस देना है रजिस्टर्ड पर्सन को, कि कौन से कैटेगरी में वो आते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया। ये जो कंसेप्ट है ये जीएसटी का 31 सेक्शन CGST एक्ट के अकॉर्डिंग ये वहाँ पे एक्सप्लेन किया है टैक्स इन्वॉइस के बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मेन जो कॉमन सा डेफिनेशन है इन्वॉइस का कि एक कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सेलर के द्वारा बायर को दिया जाता है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि सपोज करिए कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और वो कोई सप्लाई रिसीव कर रहा है या कोई सप्लाई कर रहा है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सप्लाई कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो टैक्स जो इन्वॉइस है वो इशू करेगा सच रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन को। समझ में आया बात? If a registered person is making or receiving supplies, then a tax invoice need to be issued। मतलब वो टैक्स इन्वॉइस इशू करेगा। टैक्स इन्वॉइस माने क्या, जो अभी जस्ट हमने पढ़ा पीछे वाले स्लाइड में, तो वो इशू करेगा टैक्स इन्वॉइस उस रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा वो इशू किया जाएगा उस अनरजिस्टर्ड पर्सन को। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन डीलिंग कर रहा है किसी ऐसे पर्सन के साथ में जो कि सप्लाई कर रहा है जिसको वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई, मतलब ऐसे सप्लाई कर रहा है, ऐसे प्रोडक्ट को वो बेच रहा है जिसपे कि छूट है, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है उस पर, या जिस भी पर्सन को मैं सप्लाई कर रही हूँ वो कंपोजिशन स्कीम की बेनिफिट को वो यूज़ कर रहा है, वो एक कंपोजिशन डीलर है जिससे मैं सामान दे रही हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में मैं इन्वॉइस उसको नहीं दूंगी। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ उसे बिल ऑफ सप्लाई दूंगी। ये 2 डिफरेंस आपको समझ में आया कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सप्लाई कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में उसे टैक्स इन्वॉइस देना पड़ेगा जनरेट करके। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन ऐसे सप्लायर को, ऐसे व्यक्ति को सप्लाई कर रहा है जो कि एग्जेम्प्टेड सप्लायर है या एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, मतलब ऐसे सामान दे रहा है जिसपे कि जो टैक्स की छूट है, रिबेट है, उन पे टैक्स नहीं लग रहा है, 0% टैक्स है, या जिनको मैं दे रही हूँ सामान वो कंपोजिशन स्कीम को वो यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि मैं आपको क्या करूँगी, इन्वॉइस नहीं दूंगी, इन्वॉइस के बदले मैं आपको बिल ऑफ सप्लाई दूंगी, मतलब एक नॉर्मल बिल ऑफ सप्लाई मैं आपको दे दूंगी, बिल दूंगी कि मैंने आपको ये सामान सप्लाई किया हुआ है। और द इन्वॉइस शुड कंटेन डिस्क्रिप्शन। जो इन्वॉइस होता है उसमें डिस्क्रिप्शन होगा। डिस्क्रिप्शन माने कि आपके आइटम से रिलेटेड उसका पूरा नाम होगा, कौन सा मैंने आपको आइटम दिया हुआ है, कितनी क्वांटिटी का दिया हुआ है, वैल्यू क्या है, और जो भी अदर पार्टिकुलर्स होते हैं, जो भी जैसा कि हमने अभी कल वाले में पूरा फॉर्मेट देखा, हालांकि इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता है, लेकिन जो हमने कल वाली वीडियो में देखा वो फॉर्मेटिंग में जो अभी जो पार्टिकुलर्स होते हैं
वो सारा कुछ इस पर फिल करते हैं। एंड द डिस्क्रिप्शन वैल्यू सच अदर प्रिस्क्राइब पार्टिकुलर्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। एक चीज़ इसमें और है कि एन इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई नीड नॉट टू बी इशूड इफ़ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200 रुपीज़ सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन। मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में जो मैं सप्लाई कर रही हूँ या जो कोई रजिस्टर्ड पर्सन है अगर वो गुड्स का सप्लाई कर रहा है और उसकी वैल्यू 200 रुपये से कम है, तो इसी सिचुएशन में ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बिल ऑफ सप्लाई या कोई इनवॉइस वो जनरेट करके दें। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर मैं 200 रुपये का सामान या उससे कम में का सामान मैं बेच रही हूँ, सप्लाई कर रही हूँ, तो मैं इनवॉइस जनरेट करूँ या बिल ऑफ सप्लाई करूँ। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की बात कही जा रही है, इसको ध्यान में आप रखें। सो ये तो अभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इन्वॉइसिंग का काम होता है। देखिए इन्वॉइस के टाइप्स इसमें कुछ दिए हुए हैं, कुछ 4 तरीके के इन्वॉइस के टाइप्स होते हैं। कॉमर्शियल इन्वॉइस, कॉन्स्यूलर इन्वॉइस, कस्टम इन्वॉइस, प्रोफार्मा इन्वॉइस। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है इस पर, इसलिए हम इस पर डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे। हम जो इसका मेन टाइप है इन्वॉइस का उस पर आएंगे। ये सारे तो टाइप्स हैं बट ये सारे मेजर टाइप्स नहीं हैं। जो मेन टाइप है वो ये है आपका, इसको आप बोलते हो वाउचर। पहला आपका था क्रेडिट और डेबिट नोट, ये रहा वाउचर, वाउचर के एग्जाम्पल। फिर डेबिट एंड क्रेडिट नोट ये है, ये इतना है, ठीक है। तो उसको फटाफट देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो वाउचर को 2 तरीके से बोला जाता है, एक रिसिप्ट वाउचर, एक रिसिप्ट वाउचर, दूसरा रिफंड वाउचर। whenever a registered person receives an advance payment, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, whenever a registered person receives an advance payment with respect to any supply or services or both, he has to issue a receipt voucher or any document containing such particulars as prescribed in invoice rule evidencing the receipt of such payment। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है वो बायर से प्राप्त कर रहा है एडवांस में पेमेंट, मतलब कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है तो जिसे वो सामान दे रहा है उससे वो एडवांस पेमेंट कुछ ले रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे रिसीट वाउचर या रिसिप्ट वाउचर जनरेट करके देना पड़ता है। रिसिप्ट वाउचर का मतलब कि मैंने रिसीव किया आपका पेमेंट एडवांस में और मैं आपको एक वाउचर दे रही हूँ और इस वाउचर का नाम है रिसिप्ट वाउचर, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने मुझे एडवांस में पेमेंट किया हुआ है, या मैं आपको रिसिप्ट वाउचर दूं या मैं आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दूं जिसमें ये चीज़ लिखा हो, प्रिस्क्राइब्ड हो। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स का मतलब वो डॉक्यूमेंट जो कि इन्वॉइसिंग रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पे ये एविडेंस प्रूफ करता हो कि मैंने आपके पेमेंट को रिसीव किया हुआ है। तो ऐसे वाउचर को बोलते हैं रिसिप्ट वाउचर। वाउचर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका रिसिप्ट वाउचर या रिसिप्ट वाउचर, जिसे आप जो भी नाम देना चाहो। दूसरा होता है आपका रिफंड वाउचर। देखो रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर समझ में आ गया, जब आप एडवांस में पेमेंट करते हो तो आपको रिसिप्ट वाउचर मिलता है। रिफंड वाउचर क्या है? ऑन रिसिपेंट ऑफ एडवांस पेमेंट। अब देखो रिफंड वाउचर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, वेयर एनी सच रिसिप्ट वाउचर इज इशूड, मतलब पूरा पढ़ते हैं पहले, बट सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई इज मेड। When where any receipt voucher is issued but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued, the registered person who has received the advance payment can issue a refund voucher against the payment। सपोज करो कि रिसिप्ट वाउचर इशू कर दिया गया है लेकिन कोई सप्लाई अभी नहीं करी गई हुई है, मतलब कि मैंने आपको एक वाउचर तो जनरेट करके दे दिया कि आपने मुझे एडवांस पेमेंट किया हुआ है, बट मैंने अभी प्रोडक्ट आपको हैंड ओवर नहीं किया है, प्रोडक्ट की जो ओनरशिप है वो अभी भी मेरे पास में है। तो ऐसी, और आपने कोई टैक्स भी नहीं पे किया हुआ है, मैंने आपको कोई टैक्स जो है वो इन्वॉइस भी इशू करके नहीं दी हुई है, मैंने सप्लाई भी नहीं किया हुआ है और एडवांस पेमेंट भी मैंने रिसीव कर लिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको रिफ़ंड वाउचर भी जनरेट करके दे सकती हूँ अगेंस्ट द पेमेंट, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट आपको ट्रांसफ़र नहीं किया हुआ है, प्रोडक्ट अभी भी मेरे पास है, ओनरशिप भी अभी मेरे पास में है। तो अगर कस्टमर ये चाहेगा, बायर ये चाहेगा जो सामान खरीद रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है रिफ़ंड वाउचर कि भाई मुझे रिफ़ंड वाउचर दे दो, मुझे अगर नहीं समझ में आया तो मैं आने वाली डेट में मैं आपका ये जो है
इतना सामान ये मैं एडजस्ट कर लूँगा, या आप मेरा पैसा इतना आप मुझे रिफ़ंड कर दोगे। तो दो तरीके का हो गया, एक तो रिसीट वाउचर हो गया, दूसरा रिफ़ंड वाउचर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या इसमें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। दूसरा है कि इसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। रिसीट वाउचर नीड्स टू बी कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, के कुछ पार्टिकुलर्स होते हैं रिसीट वाउचर में जो ये फुलफ़िल करने होते हैं, जैसे नेम, एड्रेस, GSTN ऑफ सप्लायर। अगर मैं आपको सप्लाई कर रही हूँ तो मेरा नाम, पता, मेरा GSTIN। दूसरा कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर कंटेनिंग अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल्स और स्पेशल कैरेक्टर लाइक हाइफन और डैश एंड स्लैश सिम्बलाइज्ड एज रिस्पेक्टिवली एंड एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ यूनिक फॉर फिनेंशियल ईयर। मतलब सीरियल नंबर रहेगा, इन शॉर्ट समझ लो, सीरियल नंबर रहेगा, नेम, एड्रेस, GSTN रहेगा, डेट ऑफ इशुएंस रहेगा, नेम, एड्रेस, GSTN, UIN इफ़ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ रिसिपेंट। मतलब जो अगर रिसीवर है जिसको मैं सामान दे रही हूँ वो भी अगर रजिस्टर्ड है, सपोज़ करूँ GST में उसने खुद को रजिस्टर्ड करके रखा हुआ है, तो उसका नाम, पता, उसका भी GSTIN लगेगा, UIN लगेगा। अगर वो रजिस्टर्ड है तो, नहीं है तो ये वाला कॉलम ब्लैंक रहेगा। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो रहेगा ही। फिर अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन, मैंने कितना अमाउंट जो है वो एडवांस में लिया है उसका डिटेल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर और भी कुछ चीज़ें रहेंगी, जैसे कि रेट ऑफ टैक्स कितना लग रहा है, CGST, SGST इंटीग्रेटेड, ये सारी चीज़ें। अमाउंट ऑफ टैक्स कितना चार्ज किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ये मेंशन रहेगा कोड के साथ में। और टैक्स पेएबल है या RCM है, ये उसमें मेंशन रहेगा। सिग्नेचर रहेगी या डिजिटल सिग्नेचर रहेगा सप्लायर का, मतलब मेरा, क्योंकि मैं सामान दे रही हूँ, या कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है उसका रहेगा। फिर क्या है कि इट हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड इन द इन्वॉइस रूल दैट इफ़ द टाइम ऑफ रिसिपेंट ऑफ एडवांस द रेट ऑफ टैक्स इज़ नॉट डिटरमाइंड। मतलब कि अगर जिस समय मैं सामान आपको दे रही हूँ, उस समय जो जिस प्रोडक्ट का सामान दे रही हूँ वो उस पर जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है वो अगर क्लियर नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में टैक्स 18% वो पे किया जाएगा। और द नेचर ऑफ सप्लाई इज़ नॉट डिटर्मिनेबल, या जो मैं सप्लाई कर रही हूँ उसका नेचर मैं डिटरमाइन नहीं कर सकती हूँ कि ये किस कैटेगरी में फॉल होता है, तो ऐसी सिचुएशन में इंटर स्टेट सप्लाईज़ को ट्रीट किया जाएगा। कुछ कुछ ऐसे सप्लाईज़ होते हैं जिनको कभी कभी ये पता कर पाना कि कौन से कैटेगरी में ये फॉल होते हैं या इन पे कितना टैक्स लगना चाहिए, तो ये क्लियर नहीं हो पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया जाएगा और उस पर जो टैक्स का जो इनका रेट बनेगा वो 18% के आसपास बनेगा। तो ये समझ में आया? ओके। नेक्स्ट है आपका कि क्रेडिट और डेबिट नोट क्या होता है। अब देखिए इसे भी थोड़ा सा पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी शॉर्ट में पूछ सकता है ये सवाल मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। देखिए दो चीज़ें होती हैं कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कभी कभी बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है डिक्रीज़ हो जाता है, तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दो कंडीशन होती है। तो दोनों कंडीशन में एक में क्रेडिट नोट दिया जाता है, एक में डेबिट नोट दिया जाता है। प्राइस बढ़ने का मतलब ये कि जो आपने पैसा दिया हुआ है, जितना आपने एक टैक्स आपका बन रहा था, आपने ज़्यादा टैक्स अमाउंट दे दिया है, आपने वैल्यू ज़्यादा पेमेंट कर दी हुई है, तो वैल्यू ज़्यादा पे कर दी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्रेडिट नोट दे दिया जाता है कि उतना पैसा आपके पास, हमारे पास में आपका एज ए क्रेडिट रखा हुआ है, और अगर कम पड़ जाता है तो अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो अगर हमें आपसे और पैसा लेना है तो हम आपको डेबिट नोट इशू करके देते हैं। तो ये दो कंडीशन होती है। अभी इसको समझते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें, कि इन केस वेयर टैक्स इनवॉइस हैज़ बीन इशूड फॉर सप्लाई और सब्सिक्वेंटली इट हैज़ फाउंड, मतलब कि सप्लाई कर दिया गया हुआ है और टैक्स इनवॉइस को इशू कर दिया गया हुआ है। कोई सामान मैं आपको दे रही थी और मैंने टैक्स इनवॉइस जनरेट करके आपको वो सामान, आपके लिए टैक्स इनवॉइस मैंने जनरेट कर दी है। अब क्या हुआ कि द वैल्यू और टैक्स चार्ज्ड इन दैट इनवॉइस इज़ मोर देन व्हाट इज़ एक्चुअली पेएबल और चार्जेबल। मैंने जो आपको चार्ज लगाया हुआ है, जो मैंने टैक्स आपसे लिया हुआ है, मतलब टैक्स इनवॉइस जो मैंने जनरेट किया हुआ है, उसमें जो वैल्यू मैंने मेंशन की हुई है, या जो मैं आपसे टैक्स चार्ज कर रही हूँ, जो कि उस इनवॉइस में मेंशन है, वो ज़्यादा है। मतलब मैंने आपसे ज़्यादा चार्ज कर लिया है, या ज़्यादा मैंने आपसे जो है टैक्स वो ले लिया हुआ है। एक्चुअली में आपको जितना देना चाहिए था या जितना एक्चुअली में बन रहा था उससे ज़्यादा मैंने उसमें मेंशन कर दिया हुआ है मिस्टेकली, बाय मिस्टेकली, या उसके रेट में जो है फ्लक्चुएशन हो गया है, चेंजेस हो गए हुए जो मुझे नहीं पता था या पता था, जो भी रीज़न हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या जनरेट होता है? ऐसी सिचुएशन में क्रेडिट नोट जनरेट होता है। अभी आगे पढ़ो तो और क्लियर होगा। और वेयर द रिसिपेंट हैज़ रिटर्न द गुड्स, या तो एक कंडीशन ये हो गया कि उसका जो टैक्सेबल जो चार्ज है या जो वैल्यू है
वो ज़्यादा है और वो ज़्यादा ले लिया है, मैंने ज़्यादा का बिल बना दिया हुआ है, ज़्यादा का टैक्स इनवॉइस मैंने जनरेट कर दिया हुआ है जितना कि आपको एक्चुअली में पे करना था, या वेयर द रेसिपेंट हैज़ रिटर्न द गुड्स द सप्लायर, मतलब कि जो रेसिपेंट है, रिसीवर है, उसने रिटर्न कर दिया है गुड्स को, सामान को जो मैंने उसको दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में जो सप्लायर है, माने कि मैं आपको क्रेडिट नोट इशू करके दूंगी। समझ में आया कि जो भी वैल्यू है या जो टैक्स चार्ज किया है वो उस इन्वॉइस में एक्चुअली में आपसे मैंने ज़्यादा ले लिया है, जितना मुझे आपसे लेना चाहिए था एक्चुअली में उससे ज़्यादा मैंने आपसे ले लिया हुआ है, या ये तो एक कंडीशन होगी। दूसरा ये हुआ कि आपने उस सामान को मुझे रिटर्न कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको क्रेडिट नोट दूंगी। मैं इसका एग्जाम्पल आपको लाइव एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी, बट पहले इसको आप समझ लो। तो अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इशू सच अ क्रेडिट नोट हैज़ टू डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न ऑफ द मंथ, मतलब कि इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच अ क्रेडिट नोट हैज़ बीन इशूड बट नॉट लेटर देन सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर। मतलब कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, मैंने जो आपको क्रेडिट नोट इशू करके दिया हुआ है उसमें मुझे ये पूरा डिक्लेयर करना पड़ेगा डिटेल्स वगैरह कि मैं आपको क्रेडिट नोट किस दिन मैंने आपको जनरेट करके दिया हुआ है, किस मंथ का है, और उस मंथ के लास्ट तक में, सपोज़ करो अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त में मैंने आपसे कोई सामान लिया है तो पूरी कोशिश ये रहेगी कि अगस्त के लास्ट तक में मैं आपको ये क्रेडिट नोट जनरेट करके दे दूँगी, या तो सितंबर के पहले पहले दे दूँगी, सितंबर के बाद में नहीं। तो फाइनेंशियल ईयर जो है, क्योंकि वो चेंज हो चुका है फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जो है मैं सितंबर के पहले पहले आपको ये क्रेडिट नोट जनरेट करके देना मेरा बनता है। फिर आगे पढ़ो कि क्या है इसमें कि financial year in which such supply was made or the date of furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। मतलब कि चाहे सितंबर के पहले पहले या तो फिर जो भी उनका एनुअल रिटर्न होने वाला है, जो भी विचेवर अर्लियर जो भी पॉसिबल हो, तो उसके पहले पहले मुझे आपको ये क्रेडिट नोट जो है वो जनरेट करके दे देना है, बाकी सारी डिटेल्स को उसमें फुलफिल करते हुए। क्रेडिट नोट का अपना एक पूरा प्रोफार्मा होता है, फॉर्मेट होता है, अभी हम आगे देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। फिर आगे है कि द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी एडजस्टेड इन अकॉर्डेंस विद क्रेडिट नोट इशू। तो जो टैक्स लायबिलिटी उस पर बन रही है मेरी, तो उसको मैं एडजस्ट कर दूंगी क्रेडिट नोट इशू वगैरह करके, पूरा प्रोफार्मा डिटेल पूरा जीएसटी पोर्टल पे जा करके मैं क्रेडिट नोट को अपलोड करूंगी, और वहाँ पे हाउ एवर नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सप्लायर शैल बी परमिटेड। ऐसी सिचुएशन में जब मैं आपको क्रेडिट नोट इशू करके दे रही हूँ तो मेरे आउटपुट जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी जितना कि मेरा बन रहा है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि जितना प्रोडक्ट पे सामान जो रियल वैल्यू है मैं मुझे उस पर टैक्स वैसे भी देना ही पड़ेगा। इफ़ द इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन सच सप्लाई हैज़ बिन पास्ड टू ऑन एनी अदर पर्सन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि क्रेडिट नोट क्या होता है। क्रेडिट नोट एक तरीके का आपका नोट, माने आप जानते हो पैसे को नोट भी बोलते हैं, बट ये नोट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये नोट आपका मॉनेटरी वैल्यू तो डिफाइन करता ही है, लेकिन ये आपकी वो नोट नहीं होती है जो कि आपके 150 या 2000 की 500 की जो नोट होती है, बट ये इसका काम कुछ वैसे ही होता है। आपको वो क्रेडिट नोट इशू करके दे देते हैं जब आपसे वो ज़्यादा टैक्स चार्ज कर लेते हैं, ज़्यादा वैल्यू चार्ज कर लेते हैं एक्चुअल से ज़्यादा, या आपने सामान हमें अगर रिटर्न कर दिया तो उस केस में हम आपको क्रेडिट नोट जनरेट करके देते हैं। सितंबर के पहले पहले देंगे या उस मंथ के लास्ट तक हम दे देंगे, नहीं तो सितंबर के पहले पहले हमें वो जनरेट करके देना होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले आपको ये हमें देना, मतलब हमें आपको ये देना होगा। ये तो हो गया क्रेडिट नोट। अब देखो डेबिट नोट क्या है कि इन केस वेयर टैक्स इनवॉइस हैज़ बिन इशूड, मतलब अगर कोई ऐसा केस समझ लो जिसमें कि टैक्स इनवॉइस इशू कर दी गई हुई है किसी सप्लाई के अगेंस्ट में, और द वैल्यू और टैक्स चार्ज इन दैट इनवॉइस इज़ लेस देन व्हाट इज़ एक्चुअली पेएबल और चार्जेबल। तो उसमें जो मैंने आपको बिल जनरेट करके दे दिया है वो बाय मिस्टेकली या नोइंगली अननोइंगली, या जो टैक्स जो रेट था वो टैक्स रेट में चेंजेस होने की वजह से जो आपका एक्चुअल रेट बन रहा था वो कुछ और था, मतलब ज़्यादा था, लेकिन आपको मैंने जो बिल बना करके दिया है वो कम बिल बना करके दे दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सप्लायर है, यानी कि मैं, क्योंकि मैं सप्लाई कर रही हूँ, मैं आपको डेबिट नोट जनरेट करके दूंगी आपको कि भाई आपका इतना जो है डेबिट हमारे पास में अभी है, आपको ये डेबिट नोट हम दे रहे हैं इतने का। सपोज़ करो कि अगर 500 रुपये का मैंने आपका ये 1000 रुपये का मैंने आपका ये जनरेट करके दिया, सामान आपको दिया, इस पर 1000 रुपये का टैक्स लग रहा है, 1000 रुपये का टैक्स
ये जो 1000 रुपये का टैक्स लग रहा था, ये एक्चुअली में ये जो टैक्स है ये 1500 का टैक्स लग रहा था, और मैंने आपको ये 1000 रुपये का ही टैक्स जो है वो इन्वॉइस जो है वो जनरेट करके दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन में आपको 500 रुपये और देना होगा, तो 500 रुपये का मैंने डेबिट नोट बना करके आपको दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है वो मुझे पैसे दोगे, रिटर्न करोगे। तो ये चीज़ हो गई। आगे पढ़ो क्या है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशू अ डेबिट नोट इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शेल डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ सच डेबिट नोट। क्योंकि मैं आपको जनरेट करके दे रही हूँ तो मुझे सारे डिटेल्स उसमें इशू करना होगा, क्योंकि फिर ऐसे फ्रॉड्यूलेंट होने लगेगा ना। अगर मैं डिटेल नहीं लिख दूँगी, मैं अपनी मन मर्जी से कभी भी आपको बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ कि इस पर पैसे बहुत ज़्यादा, इस पर टैक्स जो है वो 18% नहीं है, वो 22% है, या अगर मैं कोई भी ऐसे, तो मैं कुछ भी फ्रॉड्यूलेंट बोल करके, मैं का मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को भी फ्रॉड्यूलेंट कर सकता है। तो इसलिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में सारी चीज़ें इशू करनी पड़ती हैं, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, जिस टाइम पे सप्लाई किया जा रहा है और उस डेट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें। सो आगे देखो उसमें कि शैल डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ सच डेबिट नोट इन रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच डेबिट नोट हैज़ बिन इशूड। द टैक्स लायबिलिटी शैल बी एडजस्टेड इन सच मैनर मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये चीज़ें हो गई कि मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन वो पूरा डिटेल में मंथ के लास्ट तक में जनरेट करके देना ही पड़ेगा आपको। तो ये तो हो गया डेबिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कुछ इसमें कुछ पार्टिकुलर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर्स होते हैं। ये क्या चीज़ें हैं जो इसमें आपको फिलअप करने होते हैं, देखो स्क्रीन पर। रिवाइज्ड अ टैक्स इनवॉइस। रिवाइज्ड मतलब कि जो टैक्स, अब डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो आपका जो टैक्स इनवॉइसेस है उनको जो रिवाइज किया जा रहा है। रिवाइज करने का मतलब ये कि उनमें संशोधन किया जा रहा है। संशोधन मतलब कि उनमें टैक्स के अमाउंट को बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें करी जा रही हैं। क्या हो रहा है, एक सेकेंड। सो द वर्ड रिवाइज, ये आपका देखो ये कुछ प्रोफार्मा है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट और डेबिट नोट हैज़ टू कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। क्या क्या चीज़ें हैं? द वर्ड रिवाइज इनवॉइस वेर एवर एप्लीकेबल इंडिकेटेड प्रोमिनेंटली। जहाँ पे भी ये इस वर्ड को यूज़ करना इंपॉर्टेंट होगा, इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा बिल के दौरान कि हम आपके इनवॉइस को अपडेट कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं। तो इनमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उनका नाम होगा, पता होगा, GSTN ऑफ सप्लायर होगा, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, सीरियल नंबर होगा, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, नेम, एड्रेस, GSTIN, UIN होगा रजिस्टर्ड पर्सन का, अगर रिसीवर जो है वो रजिस्टर्ड है तो। नेम एड्रेस होगा रिसीवर का, और एड्रेस होगा अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो। रजिस्टर्ड है तो ये F वाला पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो G वाला रहेगा। फिर सीरियल नंबर वगैरह चीज़ें रहेंगी उसमें कोरिस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस में। उसके बाद में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिजिटल सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये पूरा फॉर्मेट है जिस तरीके से पूरा उनको फिलअप करके देना ही पड़ेगा अगर कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को इशू करके दे रहा है। तो गाइज़ इसमें आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होती हैं। ये सारी जो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट होती है ट्रांजैक्शन के दौरान, जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में ट्रांजैक्शन करता है, डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उसके अकॉर्डिंग पार्टिकुलर्स और उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें उनमें मेंशन करनी होती हैं। तो ये तो पूरा हमने पढ़ लिया कि इनवॉइस सेक्शन 31 की GST एक्ट के अकॉर्डिंग इनवॉइस का क्या मीनिंग है, प्रोविजंस हैं, इनके क्या क्या टाइप्स हैं। तो आपके जो यूनिट में ये जो 3 टॉपिक दिया था उसको मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो ऑडिटिंग है, तो ऑडिटिंग हम कल कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम कल के वीडियो में। थैंक यू।